नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक फ्रांस में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इस बात की जानकारी फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने दी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यह फैसला विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के यूरोप और विदेश मंत्री जीन नोएल बारो के बीच बैठक के बाद सामने आया है। यह बैठक फ्रांस के एबे डेस वॉक्स डे सेने में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। वहीं पर फ्रांस की ओर से जारी बयान में दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी का स्वागत भी किया है। इसके साथ ही G7 के एजेंडे में भारत के योगदान को अहम बताया जा रहा है। बयान में यह कहा गया कि वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इस शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी से इन विषयों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद अब जताई जा रही है। तो ये G7 समिट है जिसमें अब भारत की भी भागीदारी होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में फ्रांस जाएंगे, यानी कि साफ तौर पर अब भारत का ग्लोबल असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के मंच पर अब भारत की एंट्री होगी। यहां पर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की यह बैठक होती है जिसमें तमाम बातों पर चर्चा होती है। कैसे एक देश को विकसित देश बनाया जाए, उस देश के विकास पर चर्चाएं की जाती है और इस जगह पर अब भारत जो कि गेस्ट कंट्री है, अब वो अपनी भूमिका यहां पर निभाएगा, तमाम बातें रखेगा। यानी कि साफ तौर पर भारत एक संतुलित देश बनने की जो बात करता था वो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। G7 में भारत के पहुंचने से कहीं ना कहीं भारत का दबदबा बढ़ेगा। भारत के ख्याति का बखान करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं। हमारी बात अब विश्व पटल पर रखी जाती है। अब ऐसे में G7 में भी जब ये भारत देश पहुंचेगा तो वहां पर तमाम बातें अपने देश के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखने का मौका मिलेगा और इसी G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मीनाक्षी सिसोदिया न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये G7 के समिट में जब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, भारत से यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या लगता है भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में? देना चाहूं तो कहीं ना कहीं भारत का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं G7 की। G7 यानी कि विश्व के विकसित अर्थव्यवस्था वाले वो देश इस समूह में शामिल होंगे। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका को देखते हुए स्पेशल इनवाइटी के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें बुलाया गया है, उन्हें आमंत्रित किया गया है और भारत का सीना चौड़ा कराते हुए वो गर्व से और विश्व पटल पर अपनी बात रखते हुए, अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अब बढ़ते आगे की 15 से लेकर 17 जून तक चलने वाली इस समिट में क्या कुछ खास होने वाला है और भारत के लिए कैसे ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट संकट की, तो इस वक्त विश्व इस संकट से गुजर रहा है। गैस की सप्लाई की अगर हम बात करें या फिर ऊर्जा की सप्लाई की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व है उस पर संकट मंडरा रहा है और ये संकट हर देश के लिए है। आम नागरिकों के घर की जो रसोई है वहां तक ये संकट पहुंच चुका है, वहां तक ये जंग पहुंच चुकी है। अब अगले अगर हम पॉइंट पर आते हैं तो इस समिट में, इस समूह के बीच में जब बातचीत होगी, टेबल पर 7 देशों के जब प्रतिनिधि बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो कौन कौन से मुद्दों पर सवाल जवाब होगा और कौन कौन से विषयों पर प्रमुखता से बातचीत की जाएगी, वो सबसे अहम बातें रहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि देखिए मीनाक्षी, हम बार बार देखते हैं कि जब इस तरीके की कोई बैठकें होती है, जैसे कि अभी हमने देखा भारत के अंदर AI समिट रखा गया था, तमाम देशों के लोग यहां पर पहुंचे थे। G20 होता है, G7 होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आप किसी समिट के एकदम अगर बात करें, आपकी भागीदारी वहां पर साफ रूप से नहीं होती, लेकिन परोक्ष में आप रहते हैं, आपके लिए बोला जाता है कि इनकी भागीदारी यहां होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या लगता है, फ्रांस बार बार अगर इस बात को कह रहा है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी टेक्नोलॉजी की हम बात करें या फिर डिफेंस की बात करें तो बिजनेस चलता है उस चीज को लेकर के, तो किस तरीके से भारत अपने आप को इस समिट के अंदर पोर्ट्रे करेगा, ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल, देखिए मैंने ऋतिक आपको शुरुआत में ही बताया था कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत अब हर देश के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सीना गर्व से चौड़ा करने वाली बात है ये हर भारतीय के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार पीएम मोदी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। G7 समिट में वो पहुंचे हैं और मुद्दों पर बातचीत होती है। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर भी बातचीत होगी, रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी रणनीति के ऊपर भी बातचीत की जाएगी, सप्लाई चेन के ऊपर बातचीत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इस वक्त प्रभावित हो रही है। इस जो प्रभावित व्यवस्था है उसको कैसे सही ढंग से सुचारू करना है, जिस संकट से लोग गुजर रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है, इन सभी विषयों पर बात की जाएगी। और रही बात तकनीक की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टेक्नोलॉजी की, तो उस पर भी बात होगी कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे अगर हम प्रमुख एजेंडों की बात करें, विषयों की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो 3 महत्वपूर्ण विषय जो हैं, मुद्दे जो हैं, वो वहां पर उठाए जाएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट का ये जो संकट है उसको खत्म किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वक्त गड़बड़ाई हुई है और इसके अलावा गैस को लेकर, तेल को लेकर आफत देखने को मिल रही है, विश्व में उथल पुथल है और उसको कैसे स्थिर किया जाए। कुल मिलाकर जो विश्व में अस्थिरता की स्थिति इस वक्त बनी हुई है ऋतिक, उसको स्थिरता में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया गया है, तो वहां पर जाहिर तौर पर अपने देश की आवाज को वो बुलंद करेंगे और उनका एक एक शब्द, उनका एक एक मैसेज, एक एक संदेश पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला है ऋतिक। ठीक है, बहुत धन्यवाद मीनाक्षी आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भारतीय मुद्रा पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 पैसे टूटकर 94.82 के नए ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के चलते महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के चलते रुपया दबाव में बना हुआ है। इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज में रुपया 94.18 पर खुला और दिन के दौरान लगातार यह फिसलता हुआ 94.70 तक पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को यह 93.96 के स्तर पर बंद हुआ था। गुरुवार को रामनवमी का कारण बाजार बंद रहे। फॉरेक्स बाजार के जानकारों के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकावली से रुपए पर दबाव बढ़ा है। इसके अलावा इंपोर्ट्स और तेल कंपनियों की तरफ से डॉलर की मजबूत मांग देखी जा रही है, जबकि एक्सपोर्ट्स फिलहाल डॉलर की बिक्री से बच रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी मजबूत बन रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। ईरान इजराइल तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अनिश्चितता ने बाजार की चिंता लगातार बढ़ा रखी है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेयर बाजार में गिरावट और FII बिकावली से यह चिंता बढ़ चुकी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है, दबाव में आ रहा है। ईरान इजराइल के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, इसके चलते ये बड़ा दबाव रुपए पर पड़ रहा है। रुपए में बड़ी गिरावट हुई है। तो आगे बढ़ेंगे अब। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज बढ़ोतरी और ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 2 पोस्ट करते हुए यह साफ किया कि पेट्रोल, डीजल और LPG की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। इसके साथ ही उन्होंने देश में लॉकडाउन लगाए जाने की खबरों को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वैश्विक हालात अभी भी अनिश्चित बने हुए हैं, लेकिन सरकार ऊर्जा सप्लाई चेन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर लगातार नजर बनाए हुए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकार पर संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। तो देश भर में LPG, कच्चा तेल, इनकी जो संकट की बात कर रहे थे, इस पर हरदीप सिंह पुरी ने विराम लगाते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर प्रतिबद्ध है और सरकार लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। किसी भी तरीके की आपूर्ति में कोई बाधा ना आए, इस पर लगातार नजर सरकार बनाए हुए। केंद्र सरकार इस पर पूरा नियंत्रण रख रही है। तो हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, भारत में ईंधन की कोई भी कमी नहीं है।
तो वैसे में लगातार संसाधन की कमी का हवाला दिया जा रहा है। कई बार ये बोला जा रहा है कि भारत में एलपीजी की किल्लत है। केंद्र सरकार बार बार इस बात का जिक्र करती है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, भारत में पर्याप्त मात्रा में इन सभी संसाधनों की खेप है। साथ ही साथ सभी जो ये संसाधन है इनका इंपोर्ट लगातार हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चलते भी कई बार ये खबर आई है कि एलपीजी कच्चे तेल की जो कीमत है वो बढ़ सकती है। बावजूद इसके सरकार बार बार ये कह रही है कि केंद्र सरकार इन सभी चीजों पर नजर रख रही है, वैश्विक हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार तमाम संसाधनों को किस तरीके से पूर्ण रखा जाए देश भर में, इसको लेकर प्रतिबद्ध है। हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है। तो उस पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष शर्मा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपसे सवाल है कि वैश्विक क्रूड ऑयल की जो मार्केट है, जो हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, जो हम क्रूड ऑयल्स की बात कर रहे हैं, इस मार्केट में बहुत ज्यादा अगर बात करें तो एक कंडीशंस यहां पर बहुत सारी पैदा हो रही है, लेकिन बावजूद उसके भारत बार बार ये कहता है कि हमारे पास पर्याप्त खेप है, हमारे पास कोई कमी नहीं। तो किस तरीके से भारत इससे निपट रहा है और कितनी फ्लेक्सिबल और कितना लॉन्ग टर्म रणनीति लेकर हम चलते हैं? बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से भारत सरकार ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ भारत सरकार ये कह रही कि लॉकडाउन की जो अफवाहें चल रही हैं उनका पूरे तरीके से खंडन किया गया है, और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ ये बताया है कि 100% पर रिफाइनरी अपनी आपूर्ति करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से उन्होंने सप्लाई चेन की बात कही है, भारत में ऐसा कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है वर्तमान समय में कि लॉकडाउन की आशंका भी रह सकती है, लेकिन जनता के मन में अभी भी ये डर बना हुआ है। इसको एक तरीके से नकारते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर यह बताया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस तरीके से जो समस्याएं सामने आ रही हैं उससे भारत पहले भी निपटता आया है और आगे भी निपटेगा। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बार बार सरकार ये कहती है कि हाँ हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त खेप है, लेकिन कितना हमारे पास अगर किसी भी तरीके की आपातकाल ऐसा हो जाए कि हमें आपातकाल घोषित करना पड़ रहा है उस स्टॉक के चलते, अगर हम कह दें कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, बावजूद उसके अगर किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत आती है, तो क्या हमारे पास वो पर्याप्त खेप है? इमरजेंसी में अगर हमें यूज करना हो तो क्या उतनी लिमिट हमारे पास है? क्या पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इस तरीके का कोई दावा किया है? जी बिल्कुल ऋतिक, एक तरीके से सरकार पहले से ही अपनी आपूर्ति पर और सप्लाई चेन पर पूरे तरीके से नियंत्रण रखे हुए और निगरानी रखे हुए, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध रहे हैं किसी तरीके से किसी भी देश के साथ, उस पर भी निगरानी बनाए हुए हैं। और आपूर्ति पर आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से सरकार अपनी रणनीति बनाती है और आगे जनता के लिए समस्या ना हो, और जनहित में जो कदम उठाए जाएंगे वो जनता के फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आशुतोष बने रहिएगा, आपका अगली खबर पर भी रुख करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और जबरन वसूली जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। जानकारी के मुताबिक शनिवार को प्री पैक के 2 सदस्यों को इम्फाल पूर्व और पश्चिम जिलों से पकड़ा गया है। वहीं KYKL के एक सदस्य को काकचिंग लामखाई इलाके से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा UNLF के एक सदस्य को शुक्रवार को इम्फाल पश्चिम के कंचीपुर इलाके से दबोचा गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने इंडो म्यांमार सीमा के पास तेंग नेपाल जिले की युगोबुंग इलाके की तलाशी अभियान के दौरान एक मोटार को 2 ID बरामद किए हैं। बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया है कि राज्य में उगाही और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च और घेराबंदी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। तो लगातार हमारे साथ आशुतोष बने हुए न्यूज रूम से। आशुतोष, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यह पूरा मामला क्या है मणिपुर में? जी बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से हमने देखा कि ये खबरें आ रही हैं एक तरीके से कि 4 उग्रवादियों के लिए मणिपुर पुलिस ने उनको पकड़ा है और एक तरीके से उनको धर दबोचा है।
आईईडी के तहत और भी कई तरीके के विस्फोटक सामग्री उनके पास बरामद की गई है। और ये भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार उन पर एक्शन ले रही है, पुलिस प्रशासन उन पर निगरानी रखे हुए है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग ने कुछ महीने पहले भी देखा है कि किस तरीके से कुछ इस तरीके से आतंकवादी जो अराजक तत्व हैं वो देखने को मिले हैं कि किस तरीके से वे विस्फोटक सामग्री के साथ साथ हमला करते हैं। और वो भी तो ज्यादा दूर नहीं है, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, दिल्ली के लाल किला पर भी विस्फोट हुआ था। और आज आने वाली ये एक रणनीतिक और सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पहले ही मणिपुर पुलिस ने उसको नाकाम कर दिया, एक तरीके से उसका गला दबोचा है। तो बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अबू धाबी में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा संकेत दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने सहयोगी देशों से कहा है कि वो इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखने के लिए बनाई जाने वाली किसी भी बहुराष्ट्रीय समुद्री सेना में शामिल होने को तैयार है। यह बताया जा रहा है कि अबू धाबी जरूरत पड़ने पर अपनी नौसेना भी तैनात कर सकता है। यूएई एक बड़े गठबंधन के जरिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब खाड़ी देश और उनके पश्चिमी सहयोगी इस महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर शिपिंग बहाल करने के विकल्प तलाश रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें बहुसैनिक की, तो इस तरीके के अगर रूट्स पर हम जैसे हॉर्मुज की हम बात करते हैं, बार बार वहां से तेल आपूर्ति होती है, विश्व भर में लगभग 20% की जो तेल आपूर्ति होती है वो हॉर्मुज से होती है, लेकिन यूएई अगर ये सहयोग करता है तो आने वाले समय में क्या लगता है कि एक नया नेविगेशन तैयार हो सकता है, एक नया मैप तैयार हो सकता है? देखिए ऋतिक, अगर बात की जाए नेविगेशन की, जिस तरीके से आपने कहा, तो नेविगेशन तैयार हो सकता है, लेकिन अन्य देशों की जिस तरीके से वहाँ पर देखा जाए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हालात की अगर बात की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो पूर्ण तरीके से ईरान ने बंद कर दिया है और वहाँ पर किसी भी शिप को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस ऐसे समय पर अगर यूएई वहाँ पर कदम उठाता है और किसी भी तरीके का सैन्य कदम उठाता है, तो क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप का भी काफ़ी ज़्यादा बयान सामने आया था और उन्होंने भी साफ तौर पर बाकी देशों से सहयोग मांगा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो शिप है वो आ जा सके और जो विश्व भर में जो तेल का व्यापार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ सके। लेकिन अब अगर बात की जाए तो उस जगह पर भी डोनाल्ड ट्रंप का किसी ने समर्थन नहीं किया और अब कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर यूएई इसका समर्थन करता है तो कहीं ना कहीं ये जो अब जो युद्ध की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये और ज़्यादा व्यापक होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल शिवम, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी जानना होता है कि जब इस तरीके की का कोई डिसीजन लिया जाता है तो बावजूद उसके क्या लगता है ये डिसीजन यूएई के लेने के बाद अमेरिका का नेतृत्व जिस सुरक्षा ढांचे की तरफ है वो और मजबूत होगा या फिर इसके बाद कोई जो क्षेत्र है वहां पर ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, अगर तक बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल के साथ मिल करके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील बना हुआ है इस समय, क्योंकि जिस तरीके से शिपमेंट की जो बात हम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि शिपमेंट जब नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से जो विश्व भर में जो तनाव है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और तनाव बढ़ने से कहीं ना कहीं जो विश्व भर में जो परेशानियां हैं वो देखने को मिली हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है, चीज़ें महंगाई की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं यूएई के साथ साथ विश्व भर में परेशानियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में अगर इसका कोई सटीक निवारण नहीं निकाला गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जबकि सभी चीज़ें महंगी होती नजर आएंगी। बिल्कुल शिवम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि जब हम इस तरीके के निर्णय लेते हैं तो ये सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा भी प्रेशर है, तनाव बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के जो डिसीजन है, क्या ये ईरान पर दबाव डालने की कोई रणनीति है या फिर सिर्फ अपने व्यापार को संभाल के रखने के लिए एक दूसरा उपाय निकाला गया है? शिवम,
देखिए, अगर बात की जाए तो अमेरिका जो है वो काफ़ी समय से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा था और इजराइल के साथ मिल करके वो दबाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। और आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से ईरान और अमेरिका मिल करके इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, संवेदनशील बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो अमेरिका हमेशा से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आया ही है और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। और इसका असर जो है वो अब कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, स्टेट ऑफ हार्मोन्स का बंद होना अगर बात की जाए, तो इन सब चीज़ों को अगर नज़र पर डाला जाए तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो आम लोगों के साथ साथ वैश्विक भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है शिवम, बने रहिएगा, आप हमारे साथ, आपका रुख करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते संकट कब खत्म होगा, इस पर अनिश्चितता लगातार बनी है। इस युद्ध का असर भारत पर भी दिखने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम 6 बजे चुनावी राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाना है। इससे पहले कोरोना काल में भी इसी रणनीति के जरिए केंद्र और राज्यों ने मिलकर हालात का सामना किया था। अब पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार उसी मॉडल पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन लगभग 25 मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की बात सामने आई है। पश्चिम एशिया के संकट को लेकर के यहां पर बातचीत की जाएगी। तो पश्चिम एशिया में जिस तरीके के हालात हैं, पूरे देश भर में तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आपदा जैसी स्थिति अगर आती है तो उसके प्रबंधन के लिए यहां पर बातचीत की गई और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। साथ ही साथ कोई नई गाइडलाइंस, कोई नए कंडीशंस यहां पर राज्यों को दिए जा सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम चतुर्वेदी हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। शिवम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माने और कौन कौन से लोग यहां पर शामिल होंगे? देखिए, अगर ऋतिक बात की जाए तो इस बैठक में 25 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जो हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले वाली खबर में, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जो असर है वो कहीं ना कहीं भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से ये जो बैठक है ये बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं इस बैठक में इन तमाम विषयों पर भी बात हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं लोगों को। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं ये सर्वदलीय जो मुख्यमंत्री हैं ये सभी वहां पर उस बैठक में शामिल होंगे और इन तमाम विषयों पर बात करते हुए भी नजर आएंगे, ताकि इससे किस तरीके से निपटा जा सके और ये जो वैश्विक समस्या बन करके खड़ा हो रहा है इससे कैसे समाधान पाया जाए। के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ पश्चिम एशिया के संकट के बारे में उनसे बातचीत की जाएगी। ये माना जा रहा है कि डेटा शेयरिंग से लेकर के वहां पर कैसे जो वहां पर संसाधनों को कंजर्व किया जाएगा, किस तरीके की दिक्कतें हैं, उन सभी को लेकर के यहां पर कंडीशंस रखी जाएंगी, मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आगे कैसे चल करके इस पूरे मामले को निपटाया जा सके, पूरा देश कैसे साथ खड़ा रहे। फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।